हेलो बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है, नाम है एम्प्लॉयमेंट और उससे रिलेटेड इश्यूज, यानी कि ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। और इस चैप्टर को हम जल्दी से फिनिश करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, बोर्ड एग्जाम्स आर नॉकिंग एट द डोर्स। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। एम्प्लॉयमेंट होता है बच्चों क्या चीज? लाइवलीहुड। और लाइवलीहुड के साथ क्या होता है? दैट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। हम इकोनॉमी के अंदर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। यानी कि लाइवलीहुड भी आ गई हमारे पास और हमने साथ में इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर दिया, जीडीपी में आपने वैल्यू एडिशन कर दी। एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना? ओके, अब देखो एक सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस कौन से हैं? मैं बच्चों से पूछूंगा, बच्चों सबसे ज्यादा केसेस कौन से लगते हैं आपको? आप ऑब्वियसली सोचेंगे कि नहीं सर, सरकारी नौकरियां ज्यादा होती होंगी, प्राइवेट नहीं। नहीं 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 बेटा, सबसे ज्यादा केसेस होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। सबसे ज्यादा केसेस किसके होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। लेकिन एक कैटेगरी और होती है जो इसको अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है, वो होती है वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि जब हम अपना खुद का काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और जब हम किसी और के पास जाके काम करते हैं उसको हम बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट भी टू टाइप्स के होते हैं, वन इज कैजुअल, द अदर इज रेगुलर। ठीक है, इसका ब्रेकअप हम देख लेते हैं। कैजुअल जो होता है उसके अंदर हमें यह पता नहीं होता कि हमें आज जॉब है, हम आज काम कर रहे हैं, कल हमारे पास काम होगा या नहीं होगा। सो जो कैजुअल होता है उसके अंदर हमारे पास एक चीज नहीं होती जो यहां पर होती है। एक यहां पर क्वेश्चन भी बनता है, वो होती है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होता है जो हमें कंसिस्टेंटली मिलता है और जिसके मिलने की वजह से हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट आता है। यानी कि अगर कोई इंसान सुबह सुबह निकलेगा और वो काम करने के लिए जाएगा, वो सोचेगा आज मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मार्क होगा, तो कौन सा बन जाएगा? कैजुअल लेबर। और यहां पर क्या हो जाएगा? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। अगर कभी ऐसा होता है इकोनॉमी के अंदर या सोसाइटी के अंदर कि जो हमारे रेगुलर केसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि रोज के जो रेगुलर जॉब्स हैं ना वो कम हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। अगर ये बढ़ेगा तो इसे कहते हैं कैजुअलाइजेशन, विच इज नॉट गुड। विच इज नॉट गुड। केस स्टडीज आती हैं इसके ऊपर। और जो रेगुलर है, जब ये बढ़ता है, इसको हम दो नाम देते हैं, डी कैजुअलाइजेशन और एक हम इसे रेगुलराइजेशन भी बोलते हैं। तो ये अच्छी बात होती है, डी कैजुअलाइजेशन और रेगुलराइजेशन। कैजुअलाइजेशन बुरी चीज होती है, ठीक है। अगर वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव करनी है, इकोनॉमी इंप्रूव करनी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो कैजुअलाइजेशन कम होनी चाहिए और डी कैजुअलाइजेशन बढ़नी चाहिए, राइट। तो ये हमारा ब्रेकअप है टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आई रिपीट, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट के दो टाइप्स, कैजुअल और रेगुलर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज, हम साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, विच इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और एक होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब प्रिवेलेंट वेज रेट्स पर, प्रिवेलेंट क्या होते हैं? जो अभी चल रहे हैं, प्रिवेलेंट वेज रेट्स पर लोग काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिलते, उसको हम बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। दिस कैन बी काउंटेड, बट ये केस अलग है। ये इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस इसी के हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस इसी के हैं। और ये बेसिकली क्या है? इंसान काम कर रहा है और उसे यही नहीं पता कि वो अनएम्प्लॉयड है। यानी कि सपोज एक फील्ड पर दो भाई काम करते हैं, ओके। अब दो छोटे भाई और हैं इनके, अब इन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया और फील्ड मैंने बढ़ा दी, फील्ड तो कम ही रहेगी ना, फील्ड उतनी ही है। अब सिचुएशन क्या होगी? इसी खेत का एक और देख लेते हैं। अब यहां पे क्या होगा? ये 4 में डिवाइड हो गया, तो आप मुझे बताओ प्रोडक्टिविटी तो उतनी है ना।
ठीक है ना, दिस इज नोन एज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस इसी के हैं। यहां पर एक छोटी सी लाइन आती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सरप्लस लेबर इज 0, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सरप्लस लेबर इज, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सरप्लस लेबर, सरप्लस लेबर इज 0। ठीक है, घबराएंगे नहीं अगर ये लाइन आती है तो, ठीक है। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सी ये इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू, इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में दो स्टेजेस होती है बच्चों। एक स्टेज क्या होती है, जहां पर हमारा जो जैसे होता है ना, रबी सीजन होता है, एक खरीफ सीजन होता है। तो खरीफ सीजन के अंदर मानसून होता है, मानसून में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन फिर एक आता है रबी सीजन, रबी सीजन में क्या होता है, अब मानसून चला गया होता है तो वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, सॉइल ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है अलग अलग तरह के क्रॉप्स को। ऐसे में एक नई तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लोग कहां चले जाते हैं ना, पीपल टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, एंड दिस लीड्स टू द बैड सिचुएशन ऑफ पीपल हु वर्क इन रूरल एरियाज। और इसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बाय द वे एक छोटी सी बात याद रखेंगे बच्चों, अगर एग्जाम में आ जाती है, कि जो दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं, सीजनल और डिसगाइज, दे आर बेसिकली ड्यू टू एग्रीकल्चर। एंड इंडिया में वर्कफोर्स कितना है, ऑलमोस्ट 50% वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, प्राइमरी इंडस्ट्री। वो भी अभी हम देखेंगे, उसका भी एक वर्ड आता है। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब यहीं पे हाथ के हाथ में एक छोटा सा वन मार्कर बता देता हूं आपको, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हमने कहा कि एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जितनी भी वर्कफोर्स होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स और डिवीजन ऑफ वर्कफोर्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर। वन मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइमरी में हमारे पास एज पर 2011 डेटा 48.9% वर्कफोर्स इन्वॉल्व है। सेकेंडरी के अंदर हमारे अंदर 24.3% वर्कफोर्स इन्वॉल्व है, और टर्शियरी के अंदर हमारे पास 26.8% वर्कफोर्स इन्वॉल्व है। यानी कि सबसे ज्यादा वर्कफोर्स कहां पे खप रही है, प्राइमरी सेक्टर में। दिस इज प्राइमरीली एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का बेसिक एक बहुत बड़ा नेचर है कैजुअल, और वो कैजुअल वर्कफोर्स कब बनती है, जब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होता है एग्रीकल्चर में, लेकिन साथ में कैजुअल वर्कफोर्स भी जनरेट होती है। और ये कैजुअल वर्कफोर्स, कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट खराब चीज है, ठीक है। लेकिन ये कब होती है, जैसे होता है ना ऑफ सीजन, खरीफ सीजन में नहीं होगी, रबी सीजन में होगी। डन है बच्चों। तो ये हो गया वर्कफोर्स एंड इट्स ब्रेकअप। अब हमने थोड़े से टॉपिक्स कर लिए हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। मैं 2-4 आपको टर्म्स कराता हूं। एक होता है LFPR, एक होता है WFPR। सबसे पहले देखते हैं LF क्या है, लेबर फोर्स। पहले लेबर फोर्स समझ लेते हैं क्या होती है। जितने भी लोग कंट्री में 15 इयर्स प्लस हैं, कैसे हैं, 15 इयर्स प्लस हैं, और 60 इयर्स से कम है, ठीक है, वो लोग, जो लोग अवेलेबल हैं, फिट है, हेल्दी हैं, यानी कि काम करने के लायक हैं, वो सारे लोग लेबर फोर्स में, और साथ में स्किल्ड भी हैं। ये सारे के सारे लोग किस में होते हैं, लेबर भी दो तरीके का होता है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर स्किल की जरूरत होती है, जैसे हर कोई प्लम्बर नहीं बन सकता, हर कोई कारपेंटर नहीं बन सकता, हर कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं बन सकता। लेकिन जैसे बहुत सारे होता है ना, जैसे रोड बन रही है, आपने देखा होगा सपोर्ट के लिए लेबर होता है, वो लेबर अनस्किल्ड होता है, वो कोई भी काम कर सकता है, जिसमें प्योर मैकेनिकल या मस्कुलर फोर्स चाहिए होती है, राइट। तो ये जो होते हैं, ये लेबर फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसके अंदर से ही बनती है वर्कफोर्स। वर्कफोर्स वो है जिसको काम मिल गया है, यही लेबर फोर्स है। इसी के अंदर से वो सेक्शन, सपोज मेरी कंट्री की पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है 100, इसमें मेरे पास लेबर अवेलेबल है 60, ठीक है। इस 60 में से मेरे पास वर्कफोर्स है 40, यानी कि जितने लोगों की जॉब लग गई है, जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो कैजुअल काम कर रहे हो या रेगुलर काम कर रहे हो। अब एक इक्वेशन बनती है, इक्वेशन क्या है, लेबर फोर्स
बहुत ध्यान से याद रखेंगे इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। लेबर फोर्स इज इक्वल टू वर्कफोर्स, वर्कफोर्स WF इज वर्कफोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक इस इक्वेशन को याद रखेंगे। अब हम वापस से आते हैं, LFPR क्या है? दिस इज बेसिकली पार्टिसिपेशन रेट। तो LFPR का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे LFPR है, ठीक है, इसको ध्यान से दिमाग में रख लेना सारा। अब आगे बढ़ जाते हैं। जो LFPR होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो क्या कहता है? लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। वैसे ही एक चीज होती है WFPR, ये होती है वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। अब एक चीज समझने वाली है, ऑब्वियस है कि जो LFPR होगी इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन WFPR। ये हमेशा LFPR WFPR से ज्यादा आएगी, क्योंकि लेबर फोर्स ज्यादा है और वर्क फोर्स उसमें से ही निकलती है, ठीक है। तो ये दो टर्म्स याद रखेंगे। अब इसका यूज क्या है, मतलब लेबर फोर्स या वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का यूज क्या है? तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, कंडीशन ऑफ वर्कर्स क्या है? अगर ये हाई होता है किसी इकोनॉमी के अंदर, नाउ वी आर कंसीडरिंग सम इकोनॉमी, इकोनॉमी जैसे मान लो इंडिया है, तो उसके अंदर अगर कंडीशन ऑफ वर्कर्स अच्छी है तो WFPR हाई होगा। दो कंट्रीज है मान लो, एक का WFPR है 35%, दूसरी कंट्री का है 30%, तो वर्कर्स की कंडीशन पहली वाली कंट्री में अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों के पास ज्यादा काम है, लोग लगातार कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। गॉट इट? गेनफुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? कंसिस्टेंटली काम का मिलना इज गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, जिससे लाइफ में एक्चुअली में चेंज आता है एक वर्कर की, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ वर्कर्स क्या है, फिर उनका सेटिस्फैक्शन इन इंडस्ट्री क्या है? अगर हाई है तो इंडस्ट्री के अंदर सेटिस्फैक्शन हाई होगा। और एक चीज होती है ना, जैसे मान लो किसी एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और दूसरी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, वो चीज भी अच्छी नहीं होती है, जिसे कहते हैं स्विचिंग फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। तो कंसिस्टेंटली एक इंडस्ट्री में काम करना, वो भी इससे हमें पता लगता है, राइट। तो ये WFPR ये चीज है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब मान लो केस स्टडी आती है आपके पास, ठीक है, यहां पे हम थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं, और वो आपको एक ग्राफ देता है, बट ऑब्वियस ये एक वेल एक्सपेक्टेड फैक्ट है कि इसमें केस स्टडी आएगी। अब वो आपसे कहता है कि मान लो कोई कंट्री साइड है इंडिया की, और वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग इतने हैं, लेकिन अर्बन साइड में सेल्फ एम्प्लॉयड इतने हैं। किसी भी कंट्री का एग्जांपल, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, XYZ कोई भी कंट्री है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये A कंट्री है, ये B कंट्री है। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि यहां पर रेगुलर सैलरीड बहुत कम है और यहां रेगुलर सैलरीड ज्यादा है, और फिर हम देखते हैं यहां पे कैजुअल कम है, यहां कैजुअल ज्यादा है। तो पहले वो पूछेगा कि आपके हिसाब से इसमें ऐसा क्यों है। पहले तो आपको क्या करना है, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको बताना है कि व्हाट द डेटा एक्चुअली, व्हाट द ग्राफ इज टॉकिंग अबाउट। ये जो आपको दे रखा है ना, ये सब ये क्या बता रहा है। तो पहले तो आपको ऑब्जर्वेशन हो गया, जैसे 10th क्लास में करते थे। अब इसके बाद आप बताओगे कि आपने ये ऐसा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका RS ज्यादा है इसके मुकाबले, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं, उनके पास क्वालिफिकेशंस हैं। जैसे मेल्स फीमेल्स में अगर आप देखोगे, अगर हम मेल फीमेल्स में इसको देखें, तो RS हमेशा रेगुलर सैलरीड मेल्स में हाई होगा और फीमेल्स में इंडिया में कम मिलेगा। उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि इनके पास रेगुलर जॉब्स के लिए क्वालिफिकेशन होती है। लेकिन अगर हम अर्बन और रूरल एरियाज को कंपेयर करें या दो इकोनॉमीज को कंपेयर करें, तो जिस इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ रहे हो ना आप, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ये चीजें जिसमें अच्छी हैं, वहां पर अपने आप ही रेगुलर सैलरीड ज्यादा होगा। अच्छा, क्या चीज अच्छी है, कैजुअल या रेगुलर सैलरीड? ऑब्वियसली रेगुलर सैलरीड, क्योंकि कैजुअलाइजेशन शुड बी डिमोटिवेटेड। उसको हमें डिमोटिवेट करना, प्रमोट किसको करना है? रेगुलर सैलरीड जॉब्स को, क्योंकि हमें उससे क्या मिलेगा? ऑलवेज रिमेंबर, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। केस स्टडी आपकी चाहे कहीं पे भी आ जाए, इन्हीं दो चार चीजों के आसपास चलेगी बच्चों, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब कैजुअल हमें रोकना है, दोनों कंडीशंस में हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि ये वाली इकोनॉमी बढ़िया कर रही है एज फार एज पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कफोर्स, कंडीशन ऑफ वर्कफोर्स इज कंसर्न। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कब ज्यादा होगा? जैसे मान लो रूरल एरियाज हैं, वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा होगा। विमेन के केस में सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा होगा, लेकिन कैजुअल भी ज्यादा होगा,
ठीक है ना, बिकॉज जनरली वी सी दैट जेंडर इक्वालिटी डजंट एग्जिस्ट in many industries and there is a preference for a male candidate in comparison to a female employee. तो वहां पे हो क्या जाता है, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि कैजुअलाइजेशन लेडीज में बढ़ जाता है, ठीक है ना. वन मोर कॉन्सेप्ट इज फॉर्मलाइजेशन. कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मलाइजेशन और कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, इनको आपस में कंफ्यूज कर देते हैं. तो वो बहुत ध्यान से देखना, उसको कंफ्यूज नहीं करना है. फॉर्मलाइजेशन वर्सेस इनफॉर्मलाइजेशन. कोई ग्राफ आ सकता है, कोई पिक्चर आ सकती है जहां पर आपको कुछ लोग काम करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना, और वहां पर आपको दिखाई देगा कि वो रेगुलर सैलरीड जॉब कर रहे हैं, तो आप कह दोगे फॉर्मलाइजेशन है, किसी फर्म का नाम दे रखा है. जितनी भी इंडिया के अंदर पब्लिक फर्म्स हैं वो सारी की सारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज देयर इज वन क्राइटेरियन एंड दैट क्राइटेरियन इज इफ 10 or more people are working in a company, it is a formal company. I repeat, if 10 and more people are working in a company, it is a formal company. तो formalization is a good thing. Why? Because एकदम से क्वेश्चन आता है, एकदम इसके साथ एसोसिएटेड एक क्वेश्चन आता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको क्या मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे कि पेंशन हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गया, पीएफ हो गया, सिक लीव्स हो गई, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया. आपको कोई ऐसे ही फायर नहीं कर सकता है. सपोज यू आर वर्किंग इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है आप कैजुअल में भी हो, तो और बुरा है, लेकिन हो सकता है रेगुलर सैलरीड हो. सपोज आपके घर में बच्चों, आपके घर पे कोई ड्राइवर साहब है, वो आते हैं और 15 साल से आपके घर में काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो रेगुलर सैलरीड है, वो कैजुअल नहीं है, क्योंकि उनको काम तो लगातार मिल रहा है. लेकिन क्योंकि वो आपकी घर में आते हैं और ऑब्वियसली वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, लेकिन वो 10 से ज्यादा नहीं होंगे जनरली. किसी फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम घर की बात कर रहे हैं. तो वो किस में आ गए, वो इनफॉर्मल सेक्टर में आ गए, राइट. अब उनको क्या चीज नहीं मिलेगी, उनको ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि उनको पेंशन का प्रोविजन नहीं होगा, प्रोविडेंट फंड, सिक लीव्स, और यहां पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. उनको कभी भी फायर किया जा सकता है, ठीक है, उनको सैटरडे संडे कभी भी बुलाया जा सकता है, ठीक है, उनको सिक लीव्स भी डिफाइंड नहीं होंगी. ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है जिसके थ्रू एम्प्लॉयज की लाइफ ओवरऑल इंप्रूव होती है, ठीक है. अब इस चैप्टर के अंदर मैं आपको 2 टॉपिक्स और कराऊंगा, और वो 2 टॉपिक्स ऐसे कराऊंगा कि वो एक ही टॉपिक दूसरे टॉपिक की तैयारी करा देगा, ठीक है. द टॉपिक इज कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. हम इसमें सिर्फ एक लाइन करेंगे छोटी सी, इतने में काम हो जाएगा बच्चों. एक एजुकेटेड इंडियन पहुंचा आगरा. सिंपल सी बात है, एक आदमी है, वो थोड़ा एजुकेटेड है और वो आगरा पहुंच गया, बस दैट इज इट. एक एजुकेटेड इंडियन पहुंचा आगरा. इकोनॉमिक, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो होता है, अगर वो गिर जाए, डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो ये एक बन गया डिक्लाइन ऑफ, ये डिक्लाइन है, डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ठीक है. दूसरा हो सकता है फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम. एजुकेटेड से हो गया फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम. बहुत सिंपल है बच्चों, आप बड़े आराम से कर सकते हो इसको. थर्ड है लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री. Population explosion, neglect of agriculture, या डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर कर देंगे तो ज्यादा बेटर है. पहली चीज देखते हैं, अगर हमारा जीडीपी ग्रो नहीं करेगा, जीडीपी को कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट से इंप्रूव करना है, दिस इज द बेसिक थिंग. अगर जीडीपी ग्रो नहीं करता है ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. 1 ईयर, लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल मेरा जीडीपी कितना ग्रो हुआ, ये ग्रोथ रेट बताएगा, और इसको कंसिस्टेंटली मेरे को अचीव करना है 7%, 8%, समथिंग लाइक दैट. नाउ ये अगर नहीं बनेगा तो कभी भी इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा. बट ग्रोथ विद इक्वालिटी, दैट शुड बी द मंत्रा.
यानी कि हमें ग्रोथ तो करनी है, तो ग्रोथ बता रहा है, लेकिन इक्वालिटी कब मिलेगी? जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मिलेंगी हमें, जब हमारी सारी इंडस्ट्रीज इक्वली थ्राइव करेंगी, ठीक है ना, जब हर घर में काम पहुंचेगा, दैट इज इट। और यहां पे आप देखो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है? क्या वो फॉल्टी है? फॉल्टी है, तभी अनएम्प्लॉयमेंट है। उसकी जगह क्या होना चाहिए? वोकेशनल इन नेचर, यानी कि थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जहां पे समर इंटर्नशिप हो, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग हो, ताकि जो पास आउट्स हैं कॉलेजेस के, स्कूल्स के, उनको वो किसी जॉब के लिए केपेबल बन पाए, राइट। लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, है ना, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज है, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, ये इंडस्ट्री हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, ये ग्रो नहीं होता है, तो हमारा कभी भी पूरे साल हमें एम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर के साथ प्रॉब्लम क्या है? एग्रीकल्चर सीजनल इन नेचर है, राइट। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पूरे साल का एम्प्लॉयमेंट। पूरे साल का एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा? वो इंडस्ट्री से मिलेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग से मिलेगा, वो असेंबलिंग इंडस्ट्री से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये तो सबको पता ही है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो देयर विल बी मोर नीडी हैंड्स, सही बात है ना, कंजम्पशन चीजों का बढ़ेगा, नौकरियां निकलेंगी 100 और लोग हो गए 120, तो 20 लोग तो वैसे ही अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हमारा कितना वर्कफोर्स इन्वॉल्व है? क्लोजर टू 50%, क्लोजर टू 50% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। अगर एग्रीकल्चर में ही डिक्लाइन आएगा, एग्रीकल्चर में अगर हम ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही होगा। नाउ इसके साथ में एक टॉपिक आपको कराता हूं, बट उसमें पहले छोटी सी बात बताता हूं। एक चीज ध्यान रखेंगे, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जॉबलेस ग्रोथ, राइट। नाउ व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? सपोज दिस इज जीडीपी ग्रोथ रेट, ये जीडीपी यही वाला जो हमारे इकोनॉमी के साइज को बताता है, सपोज ये ग्रो कर रहा है ऐसे ऐसे करके, राइट। ये हमारा एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट कैसे ग्रो कर रहा है। कई सालों से, कई डिकेड से ऐसा रहा है बच्चों कि ये क्लोजर टू 2% ही रहा है। दिस हैज शोन सम remarkable improvement, sometimes like 7 to 8% has gone high, but this has remained closer to like 2%. Now this gap is known as jobless growth. This is growth without equality. तो यहां पे अगर सॉल्यूशन मेरे को चाहिए तो क्या चाहिए यार? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज तो उसको बढ़ाएंगी ना, जीडीपी भले ही बढ़ा देंगी, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा जब तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी, समझ रहे हो ना। तो यही तो अनएम्प्लॉयमेंट का है, अनएम्प्लॉयमेंट के ये कॉजेज हैं। अब एक टॉपिक और आता है, रेमेडीज। अब रेमेडीज में आपने अलग से याद नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कितनी आसानी से होता है। रेमेडीज यानी कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट अब भगाना है अपनी कंट्री से, इसका रिवर्स करते जाओ, ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। अगर आपने ग्रोथ रेट को बढ़ा दिया, नई नई पॉलिसीज, एक्सपोर्ट बढ़ा के, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पे फोकस करके, राइट, आपने क्या करा? अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया, ग्रोथ रेट बढ़ाया, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इसका आपने रिवर्स कर दिया। फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम की जगह आपने क्या कर दिया? प्रैक्टिकल लर्निंग, वोकेशनल, समझ रहे हो ना, दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। समर इंटर्नशिप जैसे कुछ कोर्सेज में इंक्लूडेड होती है, क्यों इंक्लूडेड होती है? ताकि लोगों को कैसा मिले? टेक्निकल एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिले, राइट। इंडियन इंडस्ट्री को, अब हमें इंडस्ट्री को भी ग्रोथ रेट बढ़ाना है, ये सॉल्यूशन है इसका। नए प्लांट्स लगने चाहिए, नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा करना चाहिए कि तुम फैक्ट्रीज लगाओ ताकि तुम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, राइट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का बड़ा अच्छा है, क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल। ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, क्लैरिटी होगी फ्यूचर को लेके तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, राइट। और हमारी रिसोर्सेज ज्यादा हेड्स में डिवाइड नहीं होंगी। डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए क्या है? फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। जैसे हमने मान लो कुछ पर्टिकुलर टाइप से क्रॉप्स उगाने शुरू करे, कैश क्रॉप पे फोकस किया, हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, ठीक है। ये सब चीजें हम करके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में सब्सिडीज हम दे सकते हैं किसानों को, या हम क्या कहते हैं ड्यूटीज को हटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, या अपने किसान को वर्ल्ड लेवल पे सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे WTO फोरम पे होता है, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा। उसमें बेसिकली क्या होता है, जो डेवलप कंट्री के किसान होते हैं उनको सपोर्ट उनकी कंट्रीज देती हैं, और हमें भी उसी लेवल पे देना होता है। वो ऑलरेडी रिच होते हैं तो वो उनसे कंपीट कर रहे हैं, हमारा किसान उनसे कंपीट कर रहा है, तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर में तरह तरह की पॉलिसी सोच के उसको इंप्रूव कर सकते हैं। I think for this chapter, this much is enough. Revise करना बच्चों and keep me updated about your problems.